हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी बायोलॉजी के इस जनरल साइंस के इस सेशन में एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने जनरल साइंस के जो टॉपिक स्टार्ट किए थे जीव विज्ञान के, उसमें सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी को पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था साइटोलॉजी के बाद ह्यूमन डिजीज़ यानी कि मानव के रोग, उनको भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी ने उनके बारे में या उनके वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। यानी कि जेनेटिक्स हर जनरल साइंस का एक अहम भाग होता है। कोई भी एग्जाम ले लो, उसके अंदर फिक्स है 2 क्वेश्चन जेनेटिक्स के ऊपर आते ही आते हैं। तो आज हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, इसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ते हुए इसके रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों, देखते हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी क्या होती है। आप सोच सकते हो कि आनुवांशिकी हम किसे कह सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही बहुत बार पूछी जा चुकी है, यानी कि डायरेक्ट पूछ जाता है व्हाट इज जेनेटिक्स, आनुवांशिकी क्या है। तो साथियों, समझने का प्रयास कीजिए आनुवांशिकी क्या हो सकती है। आनुवांशिकी सबसे पहले तो ये एक क्या है कि ये एक बायोलॉजी की एक यूनिट है, एक शाखा है जिसके अंदर आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम इसकी परिभाषा किस प्रकार लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के यानी कि केवल और केवल सजीवों की ही बात होगी। हम ना तो निर्जीव वस्तुओं की ना ही वायरसों के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की वंशागति यानी कि हेरिडिटी तथा सजीवों की वंशागति तथा उनके आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उनके आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम जेनेटिक्स किसे कहेंगे या किस पार्ट को, किस बायोलॉजी की एक शाखा को जेनेटिक्स कहेंगे, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की वंशागति तथा उनके आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब देखो, इसके अंदर 2 चीज़ आई है। क्या आई? एक तो आई है देखो वंशागति और एक आया है आनुवांशिक लक्षण। अब ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है और किस प्रकार पाई जाती है। तथा आनुवांशिकी के अंदर हम विभिन्नताओं यानी कि वेरिएशन के बारे में भी अध्ययन करते हैं। विभिन्नताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम आनुवांशिकता किसे कहेंगे, यानी कि पहले तो एक बात समझ लेना है कि जीव विज्ञान के अंदर 3 चीज़, अगर जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको वंशागति, आनुवांशिक लक्षण और विभिन्नताओं के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं कि जेनेटिक्स नाम वगैरह किसने दिया। तो साथियों, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेटसन। क्या नाम था? बेटसन। बेटसन ने जेनेटिक्स वर्ड दिया था। जेनेटिक्स जिसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज के अंदर आनुवांशिकी कहते हैं, आनुवांशिकी। बेटसन ने जेनेटिक वर्ड दिया था। यह एक ग्रीक वर्ड है जो जीन से बना है, यानी कि एक ग्रीक वर्ड जीन जिससे जेनेटिक्स का निर्माण हुआ है, जेनेटिक्स बना, जिसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। ये किसने दिया था? बेटसन ने दिया था, या बेटसन ने सबसे पहले इसके बारे में कहा था। अब हम आनुवांशिक लक्षणों और वंशागति के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें वंशागति पता होनी चाहिए, यानी कि वंशागति बोल दो या आनुवांशिकता बोल दो। वंशागति या आनुवांशिकता। देखो, वंशागति या आनुवांशिकता क्या होती है। हम सभी को पता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर, यानी कि संतति से पुत्री कोशिकाओं या संतान के अंदर किसी न किसी प्रकार के लक्षणों की क्या होती है, आदान प्रदान होता है। लक्षणों की पुनरावृत्ति होती है, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संतति द्वारा कैसे? लैंगिक जनन में। संतति द्वारा लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का आदान प्रदान, या हम कह सकते हैं कि लक्षणों की पुनरावृत्ति होना
वंशागति कहलाता है। यानी कि जब भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया रहेगी तो संतति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि माता पिता द्वारा उनके पुत्रों या पुत्रियों के अंदर, उससे आगे वाली पीढ़ी के अंदर लक्षणों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वंशागति, क्योंकि एक वंश में वो लक्षण चलते ही रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। देखो वंशागति जिसे हेरिडिटी कहा जाता है, हेरिडिटी ये वर्ड है, ये वर्ड दिया था स्पेंसर ने। नाम याद रखना, स्पेंसर पूछा जाता है काफी बार, क्योंकि स्पेंसर और बेटसन कंफ्यूज करते हैं। याद रखना, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी अलग अलग चीज है। आनुवांशिकता केवल संतति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को आगे की तरफ भेजना, यानी कि वंश के अंदर लक्षणों को आगे की तरफ बढ़ावा देना, उसे कहेंगे आनुवांशिकता। लेकिन आनुवांशिकी इन सब चीजों को, यानी कि वंशागति भी उसके अंदर आ जाएगी, उसके अंदर विभिन्नताएं भी आ जाएगी, उसके अंदर आनुवांशिक लक्षण भी आ जाएंगे। इन सभी को एक यूनिट, एक इकाई या पूरे को पूरे कॉम्बिनेशन फॉर्म को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी बोलते हैं। तो आनुवांशिकी जो शब्द दिया था वो तो दिया था बेटसन ने, लेकिन वंशागति या आनुवांशिकता, हेरिडिटी शब्द दिया था वो दिया था स्पेंसर ने। किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। ये दो चीजें अपने को कंफ्यूज करती है। फिर एक और वर्ड है अपने यहाँ पर, आनुवांशिक लक्षणों के बारे में भी हम किसके अंदर? आनुवांशिकी के अंदर अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? आप इन सब प्रक्रियाओं को देखकर ये सोच सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। साथियों, आनुवांशिक लक्षण के बारे में देखें तो हमने अभी तक यहाँ पर वंशागति में बात की है कि संतति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो भी लक्षण जाते हैं वे लक्षणों को ही हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिक लक्षण बोलेंगे। यहाँ पे जो लक्षण जा रहे हैं ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इन्हीं लक्षणों को क्या हम बोलेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या रह जाएगी? लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान, लैंगिक जनन की, क्योंकि सब जगह हम लैंगिक जनन की ही बात करेंगे। लैंगिक जनन की बात क्यों करेंगे? क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान ही क्या होता है? बहुत प्रकार के बदलाव भी आ जाते हैं, बहुत प्रकार के लक्षणों का आदान प्रदान भी हो जाता है, और लैंगिक जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर नई संतति से पुत्री कोशिकाओं का या पुत्रों का या नए जीवों का निर्माण होता रहता है। तो आनुवांशिक लक्षण किसे कहेंगे? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संतति द्वारा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संतति द्वारा अपने पुत्री या संतान कोशिकाएं, संतान कोशिकाएं कह सकते हैं, या पुत्री कोशिकाएं कह सकते हैं, या नई पीढ़ी कह सकते हैं, नई पीढ़ी में जिन लक्षणों को, नई पीढ़ी में जिन लक्षणों को प्रेषित या संचरण किया जाता है, प्रेषित या संचरण किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। कैसे? मान लो कि ये क्या है? ये एक संतति पीढ़ी है, संतति है, यानी कि नर और मादा, मेल एंड फीमेल, ये पेरेंटल पीढ़ी है। अब इनसे बनने वाले जो भी संतान रहेगी उसके अंदर इनके अंदर वाले लक्षण है वो इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के आने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। यानी कि यहाँ से लक्षण उठकर आगे की तरफ जाएंगे। देखो ये चीजें आपस में कॉमन है, जुड़ी हुई है। कैसे? क्योंकि मेल और फीमेल, नर और मादा एक संतति है, उन संतति से बनने वाले क्या होंगे? उनकी संतान रहेगी। तो यहाँ से कोई भी लक्षण है जो पुत्री कोशिकाओं के अंदर आएगा, पुत्री कोशिकाओं अंदर आएगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वंशागति। क्या कहते हैं? वंशागति। और यहां से जो लक्षण उठ के यहां पर आएंगे, इन लक्षणों को क्या बोलेंगे? आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, वंशागति पता चल गया, आनुवांशिक लक्षण। अब देखो यहां पर क्या होता है? कुछ ना कुछ बदलाव भी आते हैं। देखो माता पिता से पुत्री कोशिकाओं के अंदर जब लक्षणों का आदान प्रदान होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विभिन्नताएं, उन्हें वेरिएशन कहा जाता है। क्या होता है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जब जीन का विनिमय होता है, जीन का आदान प्रदान होता है, यानी कि नर और मादा के दोनों के जीन के युग्मक आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो जब जीन का आदान प्रदान होता है तो थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, और उसी थोड़े से बदलाव के कारण नई पीढ़ी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताएं कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इस पीढ़ी से लेकर इस पीढ़ी तक यहां पर कोई भी संतान बनेगी तो इन दोनों के जीन जब आपस में जीन विनिमय रहेंगे तो यहां पर थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, और इसी बदलाव को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशंस मतलब कि विभिन्नताएं। तीनों बात समझ में आ रही है? यानी कि नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले तो हमने बात की थी आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता या वंशागति किसे कहेंगे?
कि संतति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी चीज को भेजना। अब वो चीज क्या है? वो चीज है लक्षण, जिसे हम बोल दिया आनुवांशिक लक्षण। अब यहां से लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर आनुवांशिक लक्षण आ रहे हैं तो एक लॉन्ग पीरियड के टाइम कोशिकाओं के अंदर जीन का जब आदान प्रदान रहता है, तो जीन के आदान प्रदान यानी कि जीन आपस में घुल मिलते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं नर और मादा दोनों के, तो उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। थोड़े से बदलाव को हम क्या बोलते हैं? विभिन्नता। तो साथियों, हम विभिन्नता की यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं कि विभिन्नताएं हम किसे कहेंगे, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो भी बदलाव आते हैं उसे हम विभिन्नताएं कहेंगे। कैसे? समझने का प्रयास करें। वेरिएशन, विभिन्नताएं, वेरिएशंस। इसकी परिभाषा काफी बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि 1, 2 और 3 के ऊपर ही पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है, आनुवांशिकी टिकी हुई है। कौन कौन से? वेरिएशंस, हेरिडिटी और जेनेटिक कैरेक्टर्स, यानी कि आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकता या वंशागति और विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं की परिभाषा क्या रहेगी? लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान जब जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है, जीन विनिमय जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, लैंगिक जनन के दौरान जब जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है, जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है, तो उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं। अब उनमें किन में? तो यहां पर कोष्ठक में लिख देंगे नई पीढ़ी में। किसमें? नई पीढ़ी में, क्योंकि यहां से लेकर यह है पुरानी यानी कि संतति पीढ़ी, माता पिता वाली बनने वाली नहीं है, ये पुत्री कोशिका या नई पीढ़ी बोलेंगे इसको। तो यहां से लेकर यहां तक में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। तो नई पीढ़ी में बदलाव आ जाते हैं, उन बदलाव को क्या कहते हैं? उन्हें विभिन्नताएं कहते हैं, उन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है। समझ में आ गया? विभिन्नताएं क्या रहेगी? अब देखो, ये तो थी नॉर्मल सी जेनेटिक्स के बारे में बात, यानी कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, विभिन्नताएं, इन सब चीज़ों में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये इसका बेस था। अब जब भी हम आनुवांशिकता की बात करते हैं तो एक नाम अपने दिमाग में रहता है, यानी कि आनुवांशिकता या जेनेटिक्स की बात करेंगे, सॉरी आनुवांशिकी की, तो एक दिमाग में रहता है एक नाम, उसके बिना हम जेनेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। एक वैज्ञानिक का नाम है जिसे कहते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। अब देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर ही पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है। किस प्रकार टिकी हुई है? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही जेनेटिक्स को सबसे पहले इंक्लूड किया था अपने प्रयोगों में, एक्सपेरिमेंट में, और इसको जब सक्सेस हुआ तो सक्सेस होने के दौरान जो भी प्रक्रियाएं हुई उनको एज ए रूल्स, एज ए रिजल्ट के तौर पर दुनिया के सामने रखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल, देखो ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में 4 चीजें अपने को पता होनी चाहिए, मुख्य मुख्य। एक तो इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। दूसरी बात, इन्होंने किस पौधे का चयन किया था, क्यों उस पौधे का चयन किया था, और इनके जो नियम है उसे हम क्या कहते हैं। 4 चीजें अगर अपने को पता है तो अपने जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं मेंडल के बारे में। तो सबसे पहले एक नाम इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है, कैसे कि इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अब इसका कारण तो होगा कि भाई किसी न किसी चीज को हम उसको पिता कह रहे हैं, उसका सर्वज्ञाता कह रहे हैं, तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होना चाहिए। जैसे कि हमने सेल की बात की थी, तो सेल में हमने क्या देखा था कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक हमने किसको कहा था? रॉबर्ट हुक को कहा था। क्यों कहा था? कि भाई साहब ने सबसे पहले ही कोशिका देखी थी, यानी उन्होंने कोशिका के बारे में दुनिया को सबसे पहले बताया था, चाहे वो मृत थी कैसे भी थी, सबसे पहले कहा था। तो उसको क्या गया? फादर की, यानी कि उसको सम्मानित किया गया है फादर ऑफ साइटोलॉजी से। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। तो इसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि सबसे पहले दुनिया के सामने आनुवांशिकी के बारे में बताया। तो इसका कारण लिखते हैं, फादर आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है क्योंकि
इन्होंने सर्वप्रथम, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पादपों में आनुवांशिकता के बारे में प्रयोग कर, सबसे पहले पादपों में आनुवांशिकता यानी कि उसके जो भी आनुवांशिक लक्षण है उसके बारे में प्रयोग कर आनुवांशिकी को सिद्ध किया। यानी कि सबसे पहले इन्होंने जो आनुवांशिकी के बारे में प्रयोग किया था पादपों के अंदर पाया, इसलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने किन पादपों के अंदर आनुवांशिकता के बारे के प्रयोग किए थे? तो सबसे पहले एक नाम हमेशा याद रखना कि मटर का पौधा, मटर का पौधे का चयन, यानी कि उन्होंने अपनी आनुवांशिकता के लक्षणों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। अब किसी भी चीज का अगर सिलेक्शन होता है तो उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन होता है, कोई ना कोई कारण रहा होगा। मटर के पौधे का चयन, अब ये मटर का पौधा है जो इसके बारे में पहले डिटेल में पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम। इसे उद्यान मटर भी कहा जाता है, उद्यान मटर। अब मटर के पौधे का जो चयन किया उसके कारण क्या थे? तो इसके कारण देखते हैं मुख्य कि मटर के पौधे को चयन करने के कारण। देखो, मेंडल ने जब आनुवांशिकता के बारे में स्पष्ट किया तो उनको क्या चाहिए था? एक तो पर्टिकुलर बहुत ही कम पीरियड के अंदर 2-3 पीढ़ियों के बारे में अध्ययन मिल जाए, आसानी से उग जाए, उसके अंदर नर और मादा एक ही प्रकार का पुष्प हो। इस प्रकार के पौधे मिलेगा तो क्या होगा? सावधानी रहेगी और उसको आसानी से भी हम क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। तो इसका कारण देखो, नॉर्मल 2 कारण देखते हैं, अभी इसके बारे में और देखेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। पहला कारण, ये एक द्विपुष्पी पादप है, द्विपुष्पी पादप है। द्विपुष्पी मतलब कि इसके अंदर नर प्लस मादा दोनों पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों के जेनेटिक्स यानी कि जननिक या लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं। तो इसके नर और मादा 2 अलग अलग पौधे लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही पौधों के अंदर। तो अब जब द्विपुष्पी पादप है, नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं, तो इसका रीजन क्या रहेगा कि इसके अंदर स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। अब स्वपरागण किसे कहते हैं ये नहीं पता है तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ। स्वपरागण मतलब होता है पादपों द्वारा स्वयं ही परागण की, पादपों द्वारा स्वयं ही परागण की क्रिया करना, इसे बोलते हैं स्वपरागण। अब इसके अंदर एक वर्ड और आ गया कि परागण क्या होता है, यानी कि हमने बात कर ली थी, इसके अंदर स्वपरागण की क्रिया होती है, पादपों द्वारा स्वयं ही परागण की क्रिया करते हैं, यानी कि किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट ही वो हवा के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो अब ये परागण क्या होता है? तो साथियों, परागण की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परागण कहेंगे किसे? तो देखो, पुष्प के आपने कभी भी संरचना देखी होगी, तो संरचना में आपने एक चीज देखी होगी कि जो पुष्प की संरचना देखते हैं तो उसमें नर भाग और मादा भाग होते हैं। अगर द्विलिंगी पुष्प की बात करें तो द्विपुष्पी की बात करें, यहाँ पे द्विपुष्पी द्विलिंगी पुष्पी एक ही बात है। उसमें क्या रहेगा कि जो नर का अंदर यानी कि पुंकेसर होता है वो मादा अंडक के पास आता है तो किसी न किसी माध्यम से आता है, यानी कि जो परागण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसके बीच का जो माध्यम रहता है उस पूरे प्रोसेस को हम परागण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी? उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूं। इस प्रकार का पुष्प रहता है, ये पुष्प का नीचे वाला भाग है, सबसे बाह्यतम। अब देखो, इसका पहले पुष्प की अगर संरचना देखें तो अपने को क्या दिखता है? पुष्प के दिखते हैं मुख्यतः 4 चक्कर। 4 चक्कर आपको दिमाग में रहना चाहिए। अगर इन चारों चक्कर के बारे में आपको पता है तो जेनेटिक्स आसानी से आएगी, क्योंकि इनके ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि रिजल्ट निकलेगा वो इन्हीं के ऊपर निकलेगा। तो नॉर्मल से पुष्प के 4 चक्कर के बारे में देख लेते हैं, जो अपने आगे बहुत काम आने वाला है। देखिए साथियों, पुष्प को अगर हम बाहर से अंदर की ओर देखें ना, यानी कि परिधि से केंद्र की ओर, यानी कि खिला हुआ पुष्प है तो बाहर से अंदर की ओर देखना है। तो सबसे बाहर अपने को हरे हरे कलर के पुष्प के चारों तरफ हरे हरे कलर के पत्ती नुमा संरचना दिखती है, उसे बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल, जो पुष्प की सुरक्षा करते हैं जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, यानी कि बंद होता है। ठीक है,
उसके अंदर पुष्प की अलग अलग कलर की आपको पंखुड़ी दिखती है। सबसे बाहर तो हरा दिखता है, उसके अंदर फिर पीला, लाल, गुलाबी, जो भी उसका पुष्प का कलर है उसकी पंखुड़ियां नजर आती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दल पुंज। एक पर्टिकुलर को बोलते हैं दल और उस पूरे समूह को बोलते हैं पुंज। अब एक भाग होता है, फिर पुष्प के अंदर और अंदर जाए तो एक तो भाग होता है उसका नर भाग और एक होता है मादा भाग। नर भाग को कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर नर भाग को कहते हैं, और मादा भाग को कहते हैं जायांग। उसकी एक इकाई को बोलते हैं अंडक, जायांग या स्त्री केसर कहते हैं, जायांग या स्त्री केसर। उसकी एक इकाई को बोलते हैं अंडक, इसकी एक इकाई को बोलते हैं पुमंग। ठीक है, अब पुमंग के 3 भाग होते हैं। देखो, एक सबसे ऊपर की तरफ डब्बी नुमा संरचना में नजर आता है जिसे बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? परागकण, इसके अंदर परागकण व्यवस्थित रहता है। अब जिस स्थान से यह परागकोश डब्बीनुमा संरचना जुड़ी हुई है और इसके बीच में 2 खांचों में संरचना दिख रही है, इसे बोला जाता है योजी। क्या बोला जाता है? योजी, परागकोश योजी। और ये जो लंबी डंडीनुमा संरचना अपने को दिखाई दे रही है जो पुष्प के नीचे वाले भाग से जोड़कर रखती है, इसे बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। यानी कि देखो, नर जनन भाग को कहते हैं पुंकेसर, इसकी एक इकाई को कहा जाता है पुमंग। पुमंग के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। ये पुष्प के नर जननांग के भाग है। अब हम बात करेंगे मादा के, तो पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसे बोलते हैं जायांग या उसे ही बोलते हैं स्त्री केसर। इसके 2 नाम है। इसकी एक इकाई को कहते हैं अंडक। ठीक है, अंडक के भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ मंचनुमा आकार में दिखता है अपने को, क्राउन शेप्ड, इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र। और एक लंबी नीचे पतली डंडीनुमा संरचना दिखाई देती है, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। ठीक है, और नीचे की तरफ एक चौड़ा प्यालेनुमा संरचना अपने को दिखाई देती है, इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ये होता है पुष्प का मादा भाग। हमने क्या बात कर ली थी? जायांग की, इसकी एक यूनिट को बोलते हैं अंडप। अंडप के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र पहला, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। 3 भाग हो गए। अब देखो, अपने को क्या समझना है? अपने को समझना है परागण की क्रिया। परागण की क्रिया होती क्या है? तो साथियों देखो, नर का भाग ये है, मादा का भाग ये है, तो इसके बीच में इतना गैप है। अब यहाँ से परागकण है जो यहाँ तक पहुँचाएंगे तभी तो वो इसके अंडाशय में जाएंगे और भ्रूण का निर्माण रहेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर, जिसे हम बीज कहते हैं, बीज का निर्माण रहेगा। तो देखो साथियों, पुंकेसर यानी कि नर भाग को मादा भाग तक यहाँ तक पहुँचाना है अपने को। तो यहाँ से जो परागकण उड़कर यहाँ तक आएंगे ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परागण क्रिया। समझ में आ गया आपके दिमाग में? परागण किसे कहेंगे? कि नर पौधे के यानी कि पुष्प के नर भाग यानी कि परागकोश से पराग कणों का मादा भाग यानी कि जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं, पुष्प के नर जननांग पुंकेसर, नर जननांग पुंकेसर, ये पुंकेसर के एक इकाई पुमंग की, एक इकाई पुमंग की परागकोश से पराग कणों का, परागकोश से पराग कणों का यानी कि परागकोश के अंदर परागकण व्यवस्थित रहते हैं, बंद रहते हैं। परागकोश से पराग कणों का पुष्प के मादा जनन भाग यानी कि मादा जननांग, जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर या जायांग, पुष्प के मादा जननांग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो साथियों समझ में आ गई होगी, हमने बात करी थी द्विपुष्पी या द्विलिंगी, द्विपुष्पी या द्विलिंगी पादप है, क्योंकि नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। इसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है, यानी कि पादपों द्वारा स्वयं ही परागण की क्रिया कर ली जाती है। परागण किसे कहते हैं, यह प्रक्रिया अपने को समझ में आ गई। अब दूसरा ऐसा क्या कारण रहा था कि मटर के पौधे को लेना? तो देखिए साथियों, यह एक
एक वर्षीय पादप है, यानी कि एक ही सीजन के अंदर ये पूर्ण हो जाता है, यानी कि द्विवर्षीय पादप नहीं है, एक वर्षीय पादप है। इसका मतलब है कि कम, यानी कि अब एक साल के अंदर अपने को एक पीढ़ी देखने को मिल रही है, एक वर्षीय पादप है तो बहुत, यानी कि बहुत ही कम सालों के अंदर हम एक ही चीज की 2-3 पीढ़ी देख सकते हैं। मान लो कि 3 साल मैंने लिए तो एक साल के अंदर वो दूसरी पीढ़ी बनाता है, तो 3 साल के अंदर हम एक ही चीज की 3 पीढ़ी देख पाएंगे। इसमें ये एक वर्षीय पादप है तो इसमें आसानी से अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, आसानी से अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ये तो मुख्य मटर के पौधे के। फिर मटर के पौधे के अंदर विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि मटर के पौधे के अंदर अनेक प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज भी है कि मटर के पौधे के अंदर हम चाहें तो आसानी से कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं, कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं, यानी कि मटर के पौधे में हम कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं, आसानी से इसको किया जा सकता है। अब कुछ देखते हैं कि मटर के पौधे के अंदर कुछ विपर्यासी लक्षण पाया जाता है, उन लक्षणों के आधार पर अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं कि मटर के पौधे में क्या क्या विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि मटर के पौधे की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर अनेक प्रकार के, जैसे कि परिपक्व फली की आकृति है, अपरिपक्व फली का रंग है, पुष्प का रंग है, पुष्प के स्थिति है, या बीज का रंग है, या बीज की स्थिति है, पादप छोटा है या बड़ा है। तो चौथा अपना पॉइंट रह जाएगा विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण यानी कि मटर के पौधे में कुछ ना कुछ विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कैसे कि मान लो लक्षण, उसके अंदर प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या रहता है, यानी कि कोई भी लक्षण लेंगे उसमें प्रभावी क्या रहेगा और अप्रभावी क्या रहेगा। सबसे पहले हम लक्षण लेते हैं पुष्प की ऊंचाई, या पुष्प की ऊंचाई कैसी है, यानी कि या तो वो लंबा है या वो बौना है, टॉल है या बोना है, ड्रॉप्स है। अब पुष्प की ऊंचाई की बात कर ली, हम बात करेंगे और क्या कि पुष्प के बाद हम हमने पादप की लिखना था, या पादप की ऊंचाई। अब हम बात करेंगे पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति यानी कि पुष्प की स्थिति कैसी है। पौधे की तो हमने बात कर ली कि पौधा लंबा है या बोना है, लेकिन पुष्प की स्थिति कैसे, कि आपने देखा होगा कि कुछ पादपों के जो पुष्प लगते हैं, ये मान लो कि उसकी शाखा है तो कली है, उसके सबसे ऊपर वाले सिरे पे लगते हैं, कुछ उसके अग्रस्त भाग में या कक्षस्थ में लगते हैं, एक तो ऊपर लगते हैं, कुछ डालियों के आसपास लगते हैं। तो पुष्प की स्थिति कैसी है, कक्षीय है यानी कि कक्षाओं में लगती है, या अग्रस्त है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाएं और हमारा पेज ज्वाइन करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे हम उनको अपने जो PDF नोट्स है और क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे, इसलिए जाइए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। हम तीसरा देखते हैं अपना विपर्यासी लक्षण है कि हमने बात कर ली है पादप की ऊंचाई और पुष्प की स्थिति के बारे में। अब हम बात करते हैं परिपक्व फली की स्थिति या आकृति के बारे में। परिपक्व फली की आकृति यानी कि जो पकी हुई फली है उसकी आकृति कैसी रहेगी, यानी कि वो अपनी बात करेंगे तो फुली हुई या संकीर्णित, यानी कि फुली हुई हो सकती है, या संकीर्णित यानी कि फ्लैटेड हो सकती है परिपक्व फली। अब तीसरा जो मटर के पौधे की बात करेंगे तो वो था अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का रंग यानी कि अपरिपक्व जो फली है उसका रंग कैसा था, यानी कि हरा था, यानी कि अपरिपक्व फली का रंग हरा था या पीला था। उसके आधार पर हम देख सकते हैं। पांचवा अपना रहेगा कि पुष्प का रंग यानी कि जो पुष्प है उसका रंग कैसा रहेगा। हमने यहाँ पे बात कर दी पुष्प की स्थिति की, अब हम बात करते हैं पुष्प का रंग, यानी कि पुष्प है जो बैंगनी है, वायलेट है या सफेद है। पुष्प का रंग ये रहेगा।
और धीरे धीरे जैसे कि पुष्प के पौधों की हम बात करेंगे तो अनेक प्रकार के अपने को मटर के पौधे में स्थितियां देखने को मिलती है, चाहे पुष्प का रंग हो, बीज का रंग हो, बीज की आकृति हो, ये भी बात है। तो देखो और एक और पॉइंट लेते हैं कि बीज की आकृति, बीज की आकृति यानी कि बीज है जो वो गोलाकार है या झुर्रीदार है, गोलाकार या झुर्रीदार, गोलाकार है या वो झुर्रीदार है। या फिर हम बात करेंगे बीज का रंग, यानी कि बीज का रंग ग्रीन है या हरा है, यानी कि अगर हम बात करेंगे बीज का रंग। तो साथियों अगर बीज के रंगों की बात करें तो आप सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी अवस्था में अनेक प्रकार के बीजों को देखा होगा और बीज की आकृति भी देखी होगी, रंग के बारे में भी देखा होगा। और निम्नलिखित में बात करेंगे तो पीले हैं, मुख्यतः भूरे हो सकते हैं, या अलग अलग कंडीशन में आपने देखा होगा कि दालें होती है वो मुख्यतः लाइट भूरी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो मटर के पौधे होंगे वो या तो ब्राउन, हरे या पीले हो सकते हैं। तो बीज के रंग में बात करेंगे तो यहाँ पर बीज का रंग पीला है या हरा है। तो इस प्रकार ये अनेक प्रकार के अलग अलग लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो इनके आधार पर क्या करेगा कि जो मटर के पौधे हैं उनके अंदर प्राप्त होने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों में हम अनेक अलग लक्षणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी पीढ़ी प्रभावी रही और कौन सी पीढ़ी अप्रभावी रही। तो साथियों हमने अभी तक जो पढ़ा है ना वो मटर के पौधे के चयन होने के कारण ये हमने पढ़े हैं, यानी कि मुख्यतः क्या क्या कारण थे मटर के पौधे को चयन करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि मेंडल का जो ये मेंडलवाद है ये सक्सेस होने का कारण क्या है। एक तो मेंडलवाद के बारे में हम जान लेते हैं कि मेंडलवाद क्या होता है। देखो साथियों एक वर्ड निकल के आया है मेंडलवाद। तो मेंडल के जो भी नियम है उनको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है। मेंडल ने जो भी अपने नियम दिए उन्हें मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं। लेकिन मेंडल के जो नियम या प्रयोग सक्षम यानी सक्सेस होने का जो कारण था उसका एक मुख्य कारण था उचित पादप का चयन करना, यानी कि उसने उचित प्रकार का पादप चयन किया था। उचित पादप यानी कि एक अच्छा पादप को चयन किया था, उसी की वजह से उसके सारे प्रयोग सफल हुए थे और यानी कि अच्छे पादप के लक्षणों को देखा था। और दूसरा था सभी के जो प्रयोग थे उसका सांख्यिकी विश्लेषण किया था, सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण। इन दो कारणों की वजह से मेंडल का जो ये प्रयोग या वो क्या हुआ, सक्सेस यानी कि सफल हुआ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि आज हमने मेंडल के नियमों के पहले उसकी जो मुख्य बेस है, आधार है, मटर के पौधे को चयन होने के कारण मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल के ये चयन करने के पीछे क्या क्या अलग कंडीशंस थी, कौन से पौधे को उसने सेलेक्ट किया था, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज पढ़ लिए। हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेंडल की शब्दावली, यानी कि मेंडल के जो नियमों में हम किन किन मुख्य शब्दों का उपयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेजें और हम PDF प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्राइब करते ही आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।